राम राम। जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी को 22 तारीख को जो अयोध्या में भव्य एवं दिव्य राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम जी का होने वाला है, उसकी मैं ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और मेरे को बहुत उम्मीद है कि प्रभु राम जी के प्राण प्रतिष्ठा नए भव्य दिव्य मंदिर में होने के बाद हम सब हिंदुस्तानी, अब मेरा हिंदुस्तान त्रेता युग की छत्र छाया में आगे बढ़ेगा। देखिए, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस पर आप लोगों के बीच में कुछ विचार, कुछ तथ्य और कुछ ऐसी बातें जो मेरे को लगती है कि जनता के बीच में, कांग्रेसियों के बीच में और देश के प्रबुद्ध जनों के बीच में और राजनीतिक कार्यकर्ताओं या जनमानस के बीच में आना चाहिए। देखिए, लगातार मेरे को ये लगता है कि लगातार कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक राहुल गांधी जी के द्वारा या उनके सलाहकारों के द्वारा या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा हो रही है। लगभग 2-2.5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं 2024 का, और आज ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई चैलेंज किसी को नहीं दिख रहा है। भले 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद क्या होगा, लेकिन आज की स्थिति ये है कि मेरे को नहीं लगता कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा मोदी जी को 2024 में पुनः वापस आने में चैलेंज आएगा। लेकिन क्या राहुल गांधी जी को कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए? क्या उस समय उनको इस तरह की यात्रा निकालनी चाहिए? देखिए, समय तो ये था जब वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ कभी लगभग सभी सीटों में उनके सांसद हुआ करते थे, बिहार में लगभग सभी सीटों में उनके लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, बंगाल। आज क्या स्थिति है? आज आप उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट है 80 में, आप बिहार में आपकी कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं है, 1 सीट है शायद। उसके बाद बंगाल में आपके अधीर रंजन चौधरी जी भी 1 सीट है। कुल मिला के आप देखिए, आप 80 सीट, ये आपका बंगाल की सीट देख लीजिए और बिहार की सीट देख लीजिए, 42 और 40। मतलब मेरे को ये लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जब इनको एक टेबल में बैठकर रणनीति बनानी थी, प्लानिंग करना था, बहुत अच्छे सामंजस्य बनाना था, टिकट किसको दिया जाए इस पे प्लानिंग करनी थी, और कैसे कैसे आपका चुनाव प्रचार चलेगा, कैसे कैसे आपकी रणनीति बनेगी, इस तरह की बातों को लेकर आपका जो इंडी गठबंधन है उसके साथ आपको बैठक करना था। लेकिन ठीक इस समय जब टेबल पर और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में घूम घूम कर अन्य राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हैं, उनके साथ जब रणनीति बनाने का समय था, तब आप पदयात्रा पर निकल गए। देखिए, आप इसके पहले भी आप पदयात्रा किए थे, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। आपने बोला था कि मैं मोहब्बत का दुकान खोला हूँ। पता नहीं उस मोहब्बत के दुकान से कितना सामान बिका, ये तो वक्त बताएगा। कितने लोगों ने मोहब्बत की सामानें खरीदी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलना, ये तो कहीं डायलॉग बाजी ना होकर न रह जाए, इस पे इनको विचार करना चाहिए। न्याय यात्रा, आप किसको न्याय दिलाने गए? आप मणिपुर से यात्रा का आप शुरुआत किए। मणिपुर का इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है, जहाँ 6-6 महीने के 1 साल तक मैतई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में लंबा लड़ाई चला। कुकी समुदाय और आपका एक समुदाय और है, कुकी और मैतई, और एक समुदाय और है, वो भी ईसाई समाज है। इनके बीच में आपस में लड़ाई होता रहा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इस वायुसेना ने फाइटर प्लेन से बम भी गिराए। कुल मिला के वो पूरा जो मणिपुर है वो विदेशी ईसाइयों के गिरफ्त में लगभग
लेने के फिराक में वो लोग रहते हैं। म्यांमार के कितने सारे विदेशी कुकी लोग जो ईसाई धर्म को थोप रहे हैं, मतई जो हिंदू समाज के लोग हैं उन पर अत्याचार कर रहे हैं। और आप दैनिक भास्कर ने कई बड़े अखबारों की रिपोर्टिंग देख लीजिए आप, जो पहाड़ों में अफीम की खेती है उसको लेकर लगातार लड़ाई चल रही है। चूंकि बॉर्डर का क्षेत्र है, म्यांमार से बॉर्डर लगा हुआ है और 40 किलोमीटर इस तरफ और 40 किलोमीटर भारत और म्यांमार के बीच में कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं, किसी का भी आना जाना। इस संविधान में ऐसा नियम बना हुआ है, उसका फ़ायदा कुछ ईसाई मिशनरीज के लोग उठा रहे हैं। और मणिपुर में एक प्रकार से ईसाई मिशनरियों का एक साम्राज्य और कब्जे की लड़ाई है जिसको मैतेई समाज लड़ रहा है। हालांकि हिंसा किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूं। कुल मिलाकर हिंसा से रास्ते निकलते नहीं हैं। आप क्या मणिपुर में जाकर आप क्या मैतेई समुदाय के पर जो हमला हुआ, क्या उनकी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया जा रहा है, क्या उसके खिलाफ आप कुछ बोले? क्या आप सिर्फ कुकी जो ईसाई समाज के लोग हैं जिनमें म्यांमार के घुसपैठिए ज़्यादा हैं, क्या आप उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे क्या? ये वहाँ की जनता बहुत अच्छे से तय करेगी जब वक्त आएगा। नॉर्थ ईस्ट वैसे भी संवेदनशील एरिया है। खैर, मैं विषय पे आता हूँ। मेरे को ये लगता है कि ये समय पद यात्रा का, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नहीं था। या तो इनको बहुत पहले निकालना था या चुनाव के बाद, लोकसभा के बाद निकालना था। और अगर निकालना ही था तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात जाते जा रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस एरिया के लोगों के दिमाग में बात जा रही है। जब प्रभु राम जी दिव्य मंदिर में लगभग 496 साल के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद, हिंदू और सनातन समाज के त्याग के बाद जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब आपको ऐसी यात्रा निकालने की क्या जरूरत थी? चलो आप इसको ये बोलते इवेंट है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आपके शब्दों में कि चलो आप बोलते ये इवेंट है। चलो आपकी बात को मान लें, अगर इवेंट है तो आप अलग ढंग से आप राम भक्तों की सेवा कर सकते थे। आप जगह जगह भंडारा खोल सकते थे। आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके लोगों की सेवा में लग जाते। अयोध्या के आजू बाजू जो यात्री आ रहे हैं उनकी सेवा में लग जाते। आप साधु महात्माओं की सेवा में लग जाते। आप लोगों को कम से कम जो हवन पूजन चल रहा वहाँ की सामग्री पहुँचाने का काम करते। आपके लोग जब राम मंदिर के लिए धन संग्रह हो रहा था तब आपके लोग कितने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ कि आपको भी धन संग्रह करना चाहिए। खैर, एक अलग विषय। लेकिन आप देखिए, आपको जब आप पद यात्रा कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी आपकी क्या चूक हुई। आपको ये पद यात्रा मिथिला से निकालना था। आपको जो आपका बिहार का जो बॉर्डर है जो नेपाल से लगा हुआ जनकपुर से, वहां से आप प्रभु राम जी का जो पद चिन्ह, पद यात्रा करते हुए जो प्रभु राम आपका सीता माता के शादी के लिए, विवाह के लिए जब जनकपुर गए थे, वहां से जब वो वापस लौटे थे तो वहां से आप पद यात्रा बक्सर होते हुए और ये सब होते हुए आपको आना था। यहाँ से होते हुए, बिहार होते हुए आपको अयोध्या आना था। ये पद यात्रा करते आप बंगाल में आपकी लगभग एक सीट को माने नहीं रखती। विधानसभा में आपके आज 0 सीट है। आपको पूरा बंगाल में ध्यान देना था, इसी रास्ते को मोड़ लेना था। बिहार में भी आपकी बहुत बुरी स्थिति है, वहां पे आपको पूरा ध्यान देना था। और पूरा फोकस आपको उत्तर प्रदेश में करना था, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपकी कर्म भूमि रही है वर्षों तक। आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा मौका था जब प्रभु राम की आप सेवा में लगते। भले आप 22 तारीख के बाद 23 तारीख को मंदिर जाते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आपको प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े हुए लोगों से जोड़ना था। आपको पूजा पाठ में सामान पहुंचाना था। आपको प्रभु राम मंदिर के आजू बाजू के गांव में अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ सेवा में लग जाना था। ऐसे आपकी छवि बनती। आज आपकी छवि ऐसी बन चुकी है, गाहे बेगाहे। भले आपके मन में बात हो या ना हो, अलग बात है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि राजीव गांधी जी 89 का चुनाव अयोध्या से प्रभु राम राज के नाम से चुनाव की, लोकसभा चुनाव का
अभियान की शुरुआत कर रहे थे, अयोध्या से शिलान्यास राजीव गांधी जी किए थे, लेकिन बाद में कभी मुसलमानों को साधना, कभी हिंदुओं को साधना, इस फेर में वो फंस गए। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, आपके ही पिताजी जब प्रभु राम जी का शिलान्यास कर सकते हैं, आपके पिताजी सन 1989 के लोकसभा की शुरुआत, आम चुनाव की शुरुआत अयोध्या से राम राज्य की कल्पना से कर सकते हैं, तो फिर आप उनकी विचारधारा से क्यों हट रहे हो? क्यों आप स्वर्गीय इंदिरा गांधी की विचारधारा से आप हट रहे हो? दोनों सनातनी थे, दोनों के ऊपर कभी आरोप नहीं लगा कि दोनों किसी वामपंथी गिरोह में फंस गए हैं या किसी सनातन विरोधी में फंस गए। आज सिर्फ भारत ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मायूस हैं। आप मान के चलिए, आपके इतने अच्छे कद्दावर नेता मिलिंद देवड़ा जी पार्टी छोड़ दिए, ना जाने कितने लाखों कार्यकर्ता आपके इस नजरिया से, आपके इस व्यवहार से, आपकी इस विचार से या आपके इस कार्यप्रणाली से ना जाने कितने कार्यकर्ता आपको छोड़ते चले जा रहे हैं। कहीं आप सिर्फ कुछ अत्याचारी जो लोग हैं उनको न्याय दिलाने के फेवर में आप धीरे धीरे कहीं आप धंसते ना चला जाएं, आप फंसते ना चले जाएं। आपको ध्यान देना था। आपकी बहुत बड़ी चूक हो गई राहुल गांधी जी, बहुत बड़ी चूक हो गई। आपको मिथिला से ये पदयात्रा निकालना था। प्रभु राम जिस रास्ते से अयोध्या लौटे मिथिला से, उस रास्ते से आप पदयात्रा करते बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के करीब करीब 80, 40, 120 और 42, 162 सीटों को अगर आप मत देते, जहां पे आप लगभग समाप्त हैं, आप अगर इसको मत देते, अपनी जमीन तैयार कर लेते। क्योंकि ये भी जो यात्रा निकाल रहे हो आप, ये कोई यात्रा समाज सेवा की यात्रा नहीं है। जब कोई राजनीतिक व्यक्ति पद यात्रा करता है या कोई यात्रा निकालता है तो उसके पीछे राजनीतिक कारण भी रहते हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन मेरे को लगता है कि राहुल जी, मोहब्बत की दुकान में अंत में आपको न तो मोहब्बत मिलेगी, न दुकान मिलेगा, न आपको दुकानदार में आने वाले आपको ग्राहक मिलेंगे, न राम मिलेंगे, न माया मिलेगी। आपका 2024 का ये चुनाव आपके इन्हीं रणनीतियों के कारण, आपके जो वामपंथी लोग जो आपको घेर लिए हैं, जो सनातन के विरोध करते हैं, जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं और जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, उन लोगों ने सिर्फ आपका नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, एक प्रकार से अगर विपक्ष खत्म होगा तो इससे देश का भी नुकसान होगा। आपको बहुत बुरी तरह फंसा दिए। ये मेरे चैनल का, ये मेरा आकलन है। काश आपके पास एक सनातनी व्यक्ति सलाहकार होता, देशभक्त सलाहकार होता और जमीनी हकीकत को जानने वाला सलाहकार होता, तो आपको इस रूट पे पदयात्रा करने से रोक देता। कोई जरूरत नहीं थी इतनी पदयात्रा करने की। देखिए, वैसे भी लोग बोलते हैं कि बुद्धिमान आदमी ज़्यादा समय पसीना बहाने में नहीं लगता। जो चाणक्य और जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वो रणनीति बनाने में ज़्यादा समय लगाता है, वो अपने बुद्धि का दिमाग ज़्यादा लगाता है, ना कि 24 घंटा पसीना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन राहुल जी, फिर मैं बोलूँगा, आपसे बहुत बड़ी राजनीतिक चूक हो गई। भगवान आपको रणनीति बनाने का बुद्धि दे, ज्ञान दे, विवेक दे, और आपके जो सलाहकार हैं उनसे आप छुटकारा पाइए, तभी आपका भला होगा। मान के चलिए, अन्यथा देश बदल चुका है। जितना देश शिक्षित होते जा रहा है, जितना देश टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते चला जा रहा है, उतना आपको दिक्कत होते चले जा रही है। बाकी तो ये वक्त बताएगा। आप कमेंट्स करके बताइए कि ये मेरा जो सलाह था या मेरा जो विशेषण था, राहुल गांधी की जो पदयात्रा लगभग आपका 55 दिन चलने वाली है और 68 दिन चलने वाली है। 6,710 किलोमीटर की यात्रा है, 15 राज्य है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता मेरे को नहीं दिखती। बाकी आप जाने, ये तो आपके रणनीतिकार बताएंगे। मेरे को लगता है कि आपको इससे बहुत कुछ या कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये मान के चलिए। बाकी लोकसभा का रिजल्ट बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स करके बताइए ये आपको विश्लेषण कैसा लगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मां भारती।